पिछले कार्यक्रम में हम हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार जयशंकर प्रसाद के नाटक ध्रुवस्वामिनी की समीक्षा पर चर्चा कर रहे थे। इसी तारतम्य में आगे बढ़ते हुए हम इस कार्यक्रम में आलोच्य नाटक की समीक्षा के नए बिंदुओं पर विचार कर रहे हैं। जयशंकर प्रसाद ने अपने इस नाटक में जो कथा विधान प्रस्तुत किया है वह भारतीय और पाश्चात्य नाट्य सिद्धांतों के समन्वय का एक बहुत सुंदर रूप प्रस्तुत करता है। जयशंकर प्रसाद ने इन दोनों नाट्य सिद्धांतों को समन्वित कर नाटक के कथानक को बहुत ही रोचक, जीवंत और विचारणीय बना दिया है। कथा का प्रारंभ गुप्त वंश के तत्कालीन सम्राट रामगुप्त की विजय यात्रा के दौरान एक शिविर से प्रारंभ होता है। इस शिविर में वे अपने सभासदों, अपनी रानी और अन्य परिचारकों के साथ उपस्थित हैं। विजय यात्रा के इस उद्देश्य को लेकर रामगुप्त ने बहुत पहले बहुत कुछ सोच रखा है। दरअसल रामगुप्त विलासी प्रकृति का किंतु कुटिल शासक है और वह अपने मार्ग में आने वाले सारे विघ्नों को दूर करना चाहता है। पहाड़ी के पिछले हिस्से में शिविर लगा हुआ है और उसी शिविर के पिछले हिस्से में, जो कि वहाँ पर एक प्रपात के पास में है, रानी जो महादेवी के नाम से संबोधित की जाती है, ध्रुवस्वामिनी, आती है और उसके साथ एक खड्गधारिणी स्त्री है। वह उससे कुछ बात करना चाहती है किंतु वह स्त्री मौन होने का नाटक करती है। इस बात से ध्रुवस्वामिनी को बहुत क्रोध आता है। बाद में वह खड्गधारिणी बतलाती है कि मैं हर जगह बोल नहीं सकती हूँ। दरअसल वह स्त्री ध्रुवस्वामिनी के अंतर्मन में चंद्रगुप्त के प्रति प्रेम है या नहीं, इस बात की टोह लेने के लिए आई थी और प्रकट रूप से रामगुप्त ने उसे ध्रुवस्वामिनी के पास भेजा था। और जब इस बात का पता उसे लग जाता है कि कहीं न कहीं ध्रुवस्वामिनी के अंतर्मन में रामगुप्त के प्रति प्रेम भाव है, तो वह धीरे से फिर वहाँ से चली जाती है। प्रतिहारी आता है और रामगुप्त को खोजता है। आगे के घटनाक्रम में इस बात का पता लगता है कि शकराज ने, जो कि एक शत्रु है और वह भी अपने राज्य का विस्तार करने के लिए अन्य राज्यों पर आक्रमण कर रहा है, उसने इस शिविर को चारों ओर से घेर लिया है और जो पर्वतों का मार्ग है उससे राजपथ का संपर्क टूट गया है। अब रामगुप्त और उसके सारी सेना के सामने यह विकल्प था कि या तो वे युद्ध करें या फिर शकराज के द्वारा जो भी शर्त रखी गई है उसकी प्रतिपूर्ति करें। शकराज ने यह मांग की थी कि आप युद्ध कीजिए, अन्यथा अपनी रानी ध्रुवस्वामिनी और अपने सारे सामंत कुमारों की पत्नियों को मुझे उपहार स्वरूप सौंप दें। रामगुप्त बहुत कुटिल व्यक्ति है, उसे इस बात का पहले से ही पता था कि यह होने वाला है और वह चाहता था कि कुछ ऐसा कार्य किया जाए जिससे अंदर और बाहर के सारे शत्रुओं का नाश एक साथ ही हो जाए। वह शकराज को भी मारना चाहता है और वह चंद्रगुप्त, जो कि उसका छोटा भाई है और हमेशा के लिए उसके मार्ग में एक बाधा बनकर आ रहा है, उसे और उसकी पत्नी ध्रुवस्वामिनी, इन सबको अपने मार्ग से हटाना चाहता है। परंतु प्रकट रूप से वह इन बातों को कर नहीं रहा है। शेखर स्वामी रामगुप्त का साथ देते हैं और इस तरह से एक निर्णय लिया जाता है कि जितने भी सामंत कुमार हैं और चंद्रगुप्त है वह स्त्री का वेश धारण करें और शिविकाओं में बैठकर शकराज के दुर्ग में जाएं और वहाँ पर उनसे युद्ध करें। यदि विजय प्राप्त होती है तो भी ठीक है, और यदि युद्ध में चंद्रगुप्त और अन्य व्यक्ति मारे जाते हैं
तो भी ठीक है। अर्थात दोनों तरह से रामगुप्त यहाँ पर अंदर और बाहर के शत्रुओं से मुक्त होने की जो उसकी एक योजना है, उसके परिपालन में, उसकी प्रतिपूर्ति में अपने शिखर स्वामी जो कि उसका अमात्य है, उसके साथ यह सारा षड्यंत्र रच रहा है। ध्रुव स्वामिनी को जब इस बात का पता लगता है कि उसे उपहार की वस्तु बनाकर शकराज को सौंपा जा रहा है, तो वह उसका विरोध करती है। वह रामगुप्त से एकांत में निवेदन भी करती है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम्हें मेरी मान मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें मेरी लज्जा की रक्षा करना चाहिए। मैं कोई निरीह वस्तु नहीं हूँ, मैं कोई पशु नहीं हूँ, मैं कोई अन्य उपहार में देने वाली वस्तु नहीं हूँ। ऐसी स्थिति में तुम मुझे अर्थात एक राजरानी को किस प्रकार दूसरे व्यक्ति को उपहार में दे सकते हो। किंतु रामगुप्त ध्रुव स्वामिनी से सशंकित था। उसे मालूम था कि यह चंद्रगुप्त से प्रेम करती है और उसे अपने मार्ग से हटाना चाहता था, इसलिए वह ध्रुव स्वामिनी की बात को अनसुना कर देता है। अंत में निर्णय यह होता है, विशेषकर जब ध्रुव स्वामिनी अपनी आत्महत्या करना चाहती है और वह कटार निकाल लेती है, तब रामगुप्त चिल्लाता है हत्या हत्या, और उस आवाज़ को सुनकर जब वहाँ पर चंद्रगुप्त आता है तो चंद्रगुप्त के सामने जब सारी बात आती है तो वह तैयार हो जाता है कि मैं स्त्री वेश धारण करके शिबिका में बैठकर शकराज के दुर्ग में जाऊंगा और उससे युद्ध करूंगा। किंतु ध्रुव स्वामिनी उसे अकेले नहीं जाने देना चाहती है और वह भी उसके साथ हठपूर्वक जाती है। यहाँ पर पहला अंक समाप्त होता है। शकराज की प्रेमिका कोमा को जब यह पता लगता है कि शकराज ने छलपूर्वक अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए गुप्त वंश की राजमहिषी ध्रुव स्वामिनी को यहाँ पर बुलवाया है और वह शिबिका में बैठकर सामंत कुमारों की पत्नियों के साथ आ रही है, तो उसे इस बात का बहुत बुरा लगता है। यह उसकी प्रेम की पीड़ा यहाँ पर उभर कर आती है, किंतु शकराज को इस बात से कोई ग्लानि नहीं है। इसलिए इस बात से रुष्ट होकर अपने पिता तुल्य आचार्य मिहिरदेव के साथ कोमा दुर्ग से चली जाती है और परिणाम यह होता है कि शिबिकाओं में बैठकर जब चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी आते हैं और अन्य सामंत कुमार भी स्त्रियों के वेश में आते हैं, तो वहाँ पर चंद्रगुप्त और शकराज का युद्ध होता है और शकराज का वध हो जाता है। इसके पश्चात दुर्ग पर ध्रुव स्वामिनी का अधिकार हो जाता है। सामंत कुमार रामगुप्त के विरुद्ध हो जाते हैं और ऐसी दशा में जब रामगुप्त दुर्ग में प्रवेश करता है तो ध्रुव स्वामिनी उससे नफरत करने लगती है। पुरोहित जब सामने आता है तो ध्रुव स्वामिनी उसे कहती है कि आपने जो विवाह मेरा कराया था वह नीति विरुद्ध था। नारी किसी को उपहार में देने की वस्तु नहीं है, इसलिए यह विवाह जो तुमने कराया था वह गलत था। उस विवाह से मुझे मुक्ति मिलना चाहिए। यहाँ पर चंद्रगुप्त भी नारी अधिकारों को लेकर और रामगुप्त की असफलताओं को लेकर चर्चा करता है। सामंत कुमार भी रामगुप्त से रुष्ट प्रतीत होते हैं। जब रामगुप्त को लगता है कि सारा वातावरण मेरा विरोधी हो गया है, तब परिषद बुलाई जाती है। परिषद में इस बात का निर्णय लिया जाता है कि अभी तक रामगुप्त के द्वारा जो कुछ भी हो रहा था वह गलत था। समुद्रगुप्त की इच्छानुसार राज्य चंद्रगुप्त को मिलना चाहिए था, किंतु छल बल से रामगुप्त ने अधिकार राज्य पर कर लिया और चंद्रगुप्त की वाग्दत्ता ध्रुव स्वामिनी से भी विवाह कर लिया। इसलिए परिषद और पुरोहित सब मिलकर ध्रुव स्वामिनी को रामगुप्त से मुक्त करते हैं। रामगुप्त इससे रुष्ट होता है और वह चंद्रगुप्त का वध करना चाहता है, किंतु अन्य सामंत कुमार जब यह देख लेते हैं तो वे रामगुप्त को मार डालते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त की जय जयकार होती है और नाटक का समापन होता है। जयशंकर प्रसाद ने इस नाटक के माध्यम से नारी के अंतर्मन को और उसकी पीड़ा को और उसकी स्वतंत्रता को, उसके अस्तित्व को लेकर जो प्रश्न उठाए हैं वह शाश्वत हैं।